नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तेज इंस्टीट्यूट निरंतर व्याख्यान श्रृंखला के तहत विभिन्न विषयों पर अपना व्याख्यान तैयार कर रहा है और इस व्याख्यान श्रृंखला के तहत आज का व्याख्यान 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता हान कांग के जीवन संघर्ष और साहित्य साधना पर है। यह स्पेशल लेक्चर है, स्पेशल लेक्चर प्रथम फर्स्ट है। यह इस स्पेशल लेक्चर के तहत तेज इंस्टीट्यूट साहित्य के उन बड़े लोगों पर बात करने की कोशिश करेंगे जिनका संबंध विश्व साहित्य से है, विश्व समाज से है और जिनका संबंध साहित्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के स्पेशल लेक्चर के तहत हम किसी भी रचनाकार के जन्मदिन पर, उनकी पुण्यतिथि पर या किसी उपलब्धि पर हम उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। आज की बातचीत दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग पर है। हान कांग पर बात करने से पहले मेरे मन में जो बातें उत्पन्न हुई वह यह कि जब किसी साहित्यकार की साहित्यिक रचना अपनी देशी जातीयता को छोड़कर विश्व की जातीयता अपनाती है, तब वह रचना और रचनाकार विश्व की धरोहर बन जाती है। उनकी रचनात्मक गुंज देश की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए विश्व मनुष्य की प्रशंसा पाती है। वह मनुष्य के धरातल पर खड़ा होकर एक स्वर में यही कहते हुए दिखते हैं, आवाज दो, हम एक हैं। सबसे बड़ी जाति मनुष्य की जाति, सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता का धर्म या मानवता का धर्म, सबसे बड़ी रचना मनुष्य जीवन की दुख दर्द की रचना। ऐसे ही सशक्त आवाज देने वाली दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग है। हान कांग का जन्म 27 नवंबर 1970 ईस्वी को हुआ था। वे दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। उन्हें द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए अधिक जाना जाता है। 2016 में इस उपन्यास के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान प्राप्त हुआ था। यह दक्षिण कोरिया का पहला उपन्यास है जिसे यह बुकर सम्मान प्राप्त हुआ। 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली कोरियाई लेखिका और पहली एशियाई महिला लेखिका हान कांग बनी है। हान कांग दक्षिण कोरिया की एक लेखिका है और प्रोफेसर है। उनके पति भी प्रोफेसर हैं, उनके पिताजी भी साहित्यकार हैं। आखिर क्या वजह है कि भारतीय विश्वविद्यालय या भारतीय ज्ञान परंपरा में इतने बड़े साहित्य के प्रोफेसर होने के बावजूद 1913 के बाद जो गतिरोध है, विश्वगुरु विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बाद हिंदी साहित्य में नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? इसका एक महत्वपूर्ण वजह है, आजकल की जो लेखिका हैं या आजकल की जो साहित्य साधिका हैं, या आज आप यह कहिए कि आजकल की प्रोफेसर जो हैं या प्रोफेसर महिलाएं हैं या प्रोफेसर पुरुष हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी अनुपयुक्त हैं, कुछ हकीकत में बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, परंतु
भारतीय विश्वविद्यालय में कुछ प्रोफेसर चड्डा नाम के भी प्रोफेसर हैं और कुछ प्रोफेसर चड्डी भी हैं। अगर मैं प्रोफेसर चड्डा और चड्डी कह रहा हूं तो इस संदर्भ में कह रहा हूं कि इन लोगों को साहित्य के काम को छोड़ करके दुनिया के हर काम करना है। उन्हें सत्ता की राजनीति करनी है, उन्हें सत्ता के आगे पीछे करना है, नेताओं को गुलदस्ता देकर प्रसन्न करना है, कुलपति के पीछे आगे पीछे दौड़ते रहना है पद प्रतिष्ठा पाने के लिए। तो हे प्रोफेसर चड्डा, हे प्रोफेसर चड्डी, आपके इस कृत्य कार्यों से आपको पद और प्रतिष्ठा तो मिल जाएगा, और वह पद और प्रतिष्ठा अपने देशीय सीमा में भी एक संस्थान के क्षेत्र में, एक क्षेत्र में, संस्थानिक क्षेत्र में। परंतु हे प्रोफेसर चड्डा, हे चड्डियों, आपको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हांगकांग जैसी साधना करनी पड़ेगी। हांगकांग क्यों आज दक्षिण कोरियाई और एशिया को गौरव देने का काम क्यों किया? क्योंकि हांगकांग ने साहित्य साधना को समझने का प्रयास किया, हांगकांग ने साहित्य के मर्म को समझा। इसलिए आप देखेंगे कि हांगकांग को 2005 में यी संघ साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2023 में प्रिक्स मेडिसिस एक्ट्रेजर के लिए का पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। उनके जीवन साथी हांग योंग ही हैं। उनके पिताजी हांग सेयुंग वॉन हैं। हांगकांग के पिताजी लेखक थे, लेखन कार्य से जुड़े थे, और लेखन कार्य से जुड़े होने के कारण उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ा। हांगकांग बचपन से पढ़ाई के प्रति अत्यधिक रुचि रखने वाले लड़के थे। उन्हें किताबों से अतिशीघ्र दोस्ती हो गई, और पंकज मोहन ने अपने समालोचन नामक लेख में बड़े विस्तार से इसका जिक्र किया है कि वह सर्वप्रथम जब कहीं पर जाती है तो उनकी पहली दोस्त किताब होती है। न कि गली मोहल्ले के लोग बाद में दोस्त बनते हैं, लेकिन प्रथम दोस्त उनकी किताब होती है। यह लेख बहुत पठनीय है। आप देखेंगे हांगकांग ने योनसेई विश्वविद्यालय से अध्ययन की। उन्होंने विषय के रूप में दक्षिण कोरियाई साहित्य को चुना। वैसे तो हांगकांग साहित्य के क्षेत्र में 1993 ईस्वी में आ गई थी। याद रखिए 70 में उनका जन्म हुआ था, और मात्र 23 साल के ईस्वी 23 साल में भी साहित्य में अपनी कदम रखते थे। परंतु उनकी प्रथम कहानी संग्रह ए लव ऑफ योशु 1995 में प्रकाशित हुई। अपने कॉलेज के दिनों में हांगकांग ने कविता में गहरी दिलचस्पी दिखाई और काफी कविताओं को पढ़ा उन्होंने। उसी पढ़ने के दौरान उसे ई सॉन्ग नामक एक बड़े कवि का दर्शन हुआ। ई सॉन्ग नामक कवि की एक पंक्ति ने उन्हें द वेजिटेरियन उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। वह पंक्ति क्या है? वह पंक्ति है, मेरा मानना है कि मनुष्यों को पौधे होना चाहिए। अब देखिए, मनुष्यों को पौधे होना चाहिए, यह वाक्य द वेजिटेरियन का एक बड़ा कथानक तैयार करता है। इसलिए कहा गया है कि एक चिंगारी काफी है विश्व में उजाला करने के लिए। दक्षिण कोरियाई साहित्य को जो ऊंचाई प्रदान की है वह विश्व समाज के लिए अनुकरणीय है।
हांगकांग का रचना संसार काफी विशाल है। हम उन पक्षों की अत्यधिक चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर जो मनुष्य की संवेदना को संवेदित करता है। उनका 2017 में एक उपन्यास आया जो आत्मकथात्मक उपन्यास है। उनका नाम है द व्हाइट बुक। इसमें उनकी बड़ी बहन के नुकसान की कहानी है। एक बच्चा जो उसके जन्म के 2 घंटे बाद मर गया था, उसका मार्मिक वर्णन है। हांगकांग का वी डू नॉट पार्ट 2021 में प्रकाशित हुआ था। इसका संबंध जेजू विद्रोह से है। जेजू विद्रोह, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे जेजू विद्रोह या जेजू विद्रोह को जानने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि यह दक्षिण कोरियाई और अमेरिका और जापान के संघर्ष से उपजा हुआ विद्रोह है। यह विद्रोह 1948 और 49 ईस्वी में हुआ था और इस विद्रोह का उसके दोस्त के परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव और शोध करने वाली एक लेखिका की कहानी का उल्लेख इस उपन्यास में हांगकांग ने किया है। यह जेजू द्वीप पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में यह माना जाता है कि 14,373 सैनिक मारे गए थे। यह आंकड़ा कई विद्वानों के तरह से अलग अलग है, लेकिन स्पेंसर सी टक्कर का अनुमान है कि यह संख्या 1 लाख तक का है। हांगकांग को 2018 में हान फ्यूचर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के योगदान देने के लिए 5वीं लेखिका के रूप में चयन किया गया था। प्रोजेक्ट की आयोजक केटी पीटरसन थे और केटी पीटरसन ने कहा कि हांगकांग को इसलिए चुना गया क्योंकि वह दुनिया के बारे में हमारे नजरिए का विस्तार करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह भारतीय विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाने वाले या हिंदी की रोटी खाने वाले और कुर्सी की धौंस दिखाने वाले प्रोफेसर चड्डी और चड्डा नहीं है। यह हांगकांग है जिनकी नजरिया दुनिया के लिए एक अलग है और यह नजरिया जो है विश्व दृष्टि प्रदान करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। हांग को स्वीडिश एकेडमी जो नोबेल प्रदान करता है, नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, उन्हें पुरस्कार देते हुए कहा, ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाले और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले गहन काव्य गद्य के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इससे यह साबित होता है कि हांगकांग के जो भी रचना है, हांगकांग के जो भी उपन्यास और कहानियां हैं, उन कहानियों में आघातों का वर्णन है, उन कहानियों में मानव जीवन की नाजुकता का वर्णन है और उनका गद्य और पद्य विश्व समाज को दिशा देने वाली है। पंकज मोहन, जिसका जिक्र मैंने इससे पूर्व किया, पंकज मोहन दक्षिण कोरियाई साहित्य के अध्येता हैं और आज उन्होंने समालोचना में 2024 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता हांगकांग पर बहुत ही सटीक लिखा है और वह लेख पठनीय है, पढ़ना चाहिए। जब प्रवीण कुमार ने, जो अमर देशवा के लेखक हैं,
जब प्रवीण कुमार ने इस लेख को अपने स्टेटस पर लगाया तो मैंने उन्हें विनम्रता पूर्वक उनसे मांग की यह लेख, और उन्होंने फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर दिया। मैंने उसे पढ़ा, उसके साथ फिर मैंने अन्य जगहों से सामग्री एकत्रित की, और उसके बाद आज आपके सामने मैं अपनी बातें रख रहा हूं। तो उसमें लिखा गया है, वो लिखते हैं कि 10 अक्टूबर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल विजेता के नाम की घोषणा के पहले किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि कोरिया की 54 साल की महिला साहित्यकार बड़े बड़े महारथियों को पछाड़कर वैश्विक स्वीकृति सूचक इस सम्मान का हकदार होगी। ब्रिटेन के नोबेल सट्टेबाजी एजेंसी द्वारा जारी की गई संभावित विजेताओं के सूची में पहला नाम ऑस्ट्रेलिया के जेरल्ड मर्नेन का था। जेरल्ड मर्नेन 85 वर्ष के हैं और अस्मिता ऑस्ट्रेलियाई लैंडस्केप के पड़ताल के इतनी बारीकी और गहराई के साथ करते हैं कि उनकी रचनाओं में गल्प और आत्मकथा के विभाजन रेखा धूमिल हो जाती है। ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन चैनल एबीसी को उन्होंने बताया कि दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा मापदंड और मानक नहीं बनाया जिसके द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ लेखन का चयन किया जा सके। ये आप सोचिए, ये आपके जो हैं जेरल्ड मेनन है, और उनके ये कथन है कि विश्व के में ऐसा कोई भी मानदंड नहीं है जो यह तय कर सके कि विश्व में यही सर्वश्रेष्ठ रचना है। और ये एक आत्मविश्वास से भरा हुआ साहित्यकार ही कर सकता है, एक आत्मविश्वास से भरे हुए कथाकार ही कर सकता है। और उन्होंने कहा पुरस्कार मिलने से क्या फर्क पड़ता है। ये आप देखिए, ये जो है जेरल्ड मेनन के कथा मर्नेन के वाक्य हैं कि विश्व के, मैं बार बार इसे दोहरा रहा हूं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ लेखन का चयन किया जा सके, और मतलब ऐसा आज तक किसी ने ऐसा मापदंड या और मानक नहीं तैयार किया है जिसके द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ लेखन का चयन किया जा सके। और पुरस्कार मिलने से क्या फर्क पड़ता है, और क्या फर्क पड़ेगा मेरे जीवन में। और वे देखिए कितनी बड़ी बात करते, मैं आज तक हवाई जहाज पर नहीं चढ़ा हूं। ये एक साहित्यकार की पीड़ा है, इस पीड़ा को समझना बहुत जरूरी है। वह साहित्यकार जो विश्व साहित्य को संवेदना से संवेदित करता है, वह साहित्यकार जो विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाता है, वह साहित्यकार जो विश्व को सर्वश्रेष्ठ कहानियां और रचना देता है, वह साहित्यकार जो अनेक मजबूत पात्र गढ़ करके मनुष्य को जीवन रूपी संग्राम को जीतने का जज्बा देता है, वह साहित्यकार कहता है कि मैंने आज तक हवाई जहाज की यात्रा नहीं की। और वे कहते हैं कि इन दिनों बेटे के साथ विक्टोरिया प्रांत के एक ऐसे गांव में रहता हूं जिनकी आबादी मात्र 300 है। फिर पंकज मोहन कहते हैं संभावित विजेताओं की सूची में दूसरा नाम चीनी लेखिका छान शव्ये का था, जिनका जन्म 1953 में हुआ था। उन्हें चीन में प्रयोगात्मक कथा साहित्य का सर्वाधिक सशक्त और सफल हस्ताक्षर माना जाता है। माओ के चीन में जब उनके पिता को दक्षिणपंथी और प्रतिक्रियावादी करार दिया गया,
सारा परिवार भुखमरी और बीमारी के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। फैक्ट्री की मजदूर और 1980 के बाद सिलाई कटाई के द्वारा परिवार का भरण पोषण करते हुए उन्होंने ऐसी विपुल साहित्य की रचना की जिसका एक एक शब्द जीवन संघर्ष के भट्ठे में ढलकर कागज पर उतरा। उनका कथानक दुख से मजा और घिसा है और जिसकी दृष्टि और प्रतिमान में आधुनिक चीन के आंसू झिलमिलाते हैं। हाँ, ये चीन के लेखिका के बारे में पंकज मोहन कहते हैं और वे कहते हैं, एक बात जो कहते हैं हांगकांग के बारे में कहते हैं, हांगकांग को इस साल का नोबेल पुरस्कार मिलेगा, इसके किसी ने कल्पना नहीं की थी। काव्यात्मक भाषा में आधुनिक कोरियाई इतिहास की त्रासदी और पितृसत्तात्मक समाज की हिंसा और जैसे अनुभवों के नए आयाम को निरूपित करने की उनकी कला की मैं पिछले एक दशक से प्रशंसा करता आया हूं। लेकिन मैं समझता था कि नोबेल समिति 70-75 साल के किसी प्रभावशाली बुजुर्ग लेखक को चुनेगी। मैं गलत था। इस लेख में पंकज मोहन ने बताया कि 1929 में गुरुदेव ने कोरिया के बारे में जो लिखा था वह भविष्यवाणी सच निकली। कोरिया के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या भविष्यवाणी की थी? देखिए, उन्होंने कहा था, प्राची के स्वर्ण काल में दीपवाहक था देश कोरिया, प्रदीप्त होगा जब दीपक यह, प्रोज्वल होगा पुनः एशिया। हांगकांग के पिता को ने अपनी पुत्री की इस उपलब्धि पर कहा कि इतिहास के विरले ही ऐसे साहित्य साधक हुए हैं जिन्हें इतनी कम अवस्था में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार के लिए चुना गया। इसलिए जब एक पत्रकार ने मुझे फोन कर इसकी सूचना दी, मैंने कहा यह फेक न्यूज है। बड़े बड़े दिग्गज अभी इंतजार में बैठे हैं, मेरी बेटी का नंबर 10 साल में आएगा। पत्रकार मुझसे पूछते हैं, यह तो उत्सव का मौका है, जश्न कैसे मनाइएगा? मैं कहता हूं, आज रूस यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टाइन के युद्ध की प्रचंड ज्वाला में हर रोज लोग धू धू कर जल रहे हैं। ऐसे विषम बेला में हम निजी सफलता का उत्सव कैसे मनाएं? एक साहित्यकार ही ऐसा कर सकता है। हांगकांग के पिता की विशालता का इससे बड़ा वाक्य कोई नहीं हो सकता है कि हांगकांग के पिता कितने महान साहित्यकार हैं। एक महान साहित्यकार ने एक महान साहित्यकार लेखिका को जन्म दिया, जो उनकी बेटी हांगकांग ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। हम किसी भी साहित्यकार की संवेदना को या साहित्यकार के मर्म को इस माध्यम से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वह साहित्यकार पर पीड़ा को समझने में कितना समर्थ होगा। यही वजह है, पर पीड़ा समझने के कारण ही जैसी बड़े कवि हैं, पर पीड़ा समझने के कारण ही तुलसीदास बड़े कवि हैं, पर पीड़ा समझने के कारण ही संत शिरोमणि कबीरदास हैं। जो साहित्यकार, जो रचनाकार पर पीड़ा को समझेगा वह विश्व का बड़ा साहित्यकार होगा। और ऐसा हम देखते हैं कि हांगकांग और उनके पिता पर पीड़ा को समझने वाले समर्थ कथाकार हैं। और नोबेल अकेडमी ने नोबेल पुरस्कार के लिए जिस व्यक्ति का चयन किया वह हकीकत में विश्व धरोहर है, विश्व साहित्य के बड़े नाम हैं और उन्होंने बड़े नाम को चुनने का काम किया।
और यह चुनाव नोबेल पुरस्कार समिति का उपयुक्त है। हम हांगकांग को और नोबेल अकादमी को इस चयन हेतु बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आपने विश्व समाज को फिर से मनुष्यता के स्वर में ला दिया, यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन हमारा दिल एक मनुष्य के लिए हमेशा धड़कता है। वह देशीय सीमाओं का अतिक्रमण करता है, वह राष्ट्र के बंधन को स्वीकार नहीं करता है। एक मानव की उपलब्धि में विश्व समाज की उपलब्धि शामिल होती है, विश्व समाज की सहभागिता शामिल होती है। और हांगकांग को जो बधाई मिल रही है वह इस बात की प्रतीक है कि हम धरती के किसी भी कोने पर रहें, हम मानव हैं, मनुष्य हैं, मनुष्यता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और इंसान से बढ़कर कोई जाति नहीं है। इसलिए जातीयता श्रेष्ठता के बोध से अहंकार के नशे में चूर प्रोफेसर चड्डा और चड्डियों को अपने कुर्सी का ध्वंस दिखाने दीजिए और आप विश्व के बड़े साहित्यकार हांगकांग को के रचनाओं से परिचित होइए, उन्हें अध्ययन कीजिए, उन्हें जानिए, समझिए और अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। धन्यवाद। तेज इंस्टीट्यूट के स्पेशल लेक्चर को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।